हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल NHV कंपटीशन क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी भाषा का विकास। इससे पहले हम लोगों ने एक क्लास पढ़ी थी, पहली क्लास थी। आज जो दूसरी क्लास है हिंदी भाषा का विकास। हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है NHV कंपटीशन क्लासेस। हिंदी भाषा का विकास। आज हम देखते हैं राजभाषा। क्या पढ़ेंगे? राजभाषा। और राजभाषा क्या है? एक भाग है, इसे संविधान में भी पढ़ते हैं। संविधान का भाग 17 है, जिसमें राजभाषा के बारे में बताया गया है। उसी पे आज हम लोग अध्ययन करेंगे जो भाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 343 से 351 तक इसका उल्लेख किया गया है। राजभाषा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? राजभाषा का शाब्दिक अर्थ होता है राजकाज की भाषा। तो पूछा जाए राजभाषा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो राजकाज की भाषा मतलब राज्य के कार्यों में प्रयोग की जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। राजभाषा किसे कहते हैं? जो भाषा देश के राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है। तो आपसे पूछा जाए राजभाषा किसे कहा जाता है? राजकीय कार्यों में प्रयुक्त की जाने वाली राजभाषा कहलाती है। देखते हैं राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं राष्ट्रभाषा, हिंदी क्या है? राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा का उल्लेख हमारे संविधान में हिंदी के बारे में बताया नहीं गया है, बल्कि क्या कहा गया है? हिंदी एक क्या है? राजभाषा है। हिंदी एक राजभाषा है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया था। तो आपसे पूछा जाए कि हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया? हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया? तो 14 सितंबर 1949 को। इसी दिन हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। तो पूछा जाए कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर। पहली बार कब मनाया गया था? 14 सितंबर 1949 को। दूसरा है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं। पूछा जाए पहली बार कब मनाया गया था? तो 1975 में पहली बार विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था। ये कब क्यों मनाया गया था? क्योंकि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, जिसमें 30 देशों ने भाग लिया था। 30 देशों ने भाग लिया था। इसमें अगर पूछा जाए कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो 122 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, जिनका नाम था इंदिरा गांधी, उन्हीं के द्वारा प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था। फिर पूछा जाए प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? 7 जून 1955 को। किसके द्वारा किया गया था? बीजी खेर के द्वारा। पूछा जाए किसकी अध्यक्षता में गठन किया गया था? तो बीजी खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। राजभाषा अधिनियम पूछा जाए कब आया था? 1963 को। राजभाषा संकल्प कब आया था? 1968 में। राजभाषा नियम कब आया था? 1976 में। तो राजभाषा अधिनियम कब आया? 1963 में। राजभाषा संकल्प कब आया? 1968 में। राजभाषा नियम कब आया था? 1976 में। पूछा जाए कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? 1975 में हुआ था। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? 1975 में हुआ था। राजभाषा से संबंधित प्रमुख बिंदु। आपसे पूछा राजभाषा से संबंधित प्रमुख बिंदु क्या है? आर्टिकल
343(1) में कहा गया है कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी। तो पूछा जाए हिंदी भारत की राजभाषा होगी, इसका उल्लेख किस में किया गया है? आर्टिकल 343(1) में इसका उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 350 के ए में क्या कहा गया है? आर्टिकल 350 के ए में कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण कराई जाएगी या शिक्षा ग्रहण कराई जाएगी या शिक्षा दी जाएगी। किस क्षेत्र में? जिसमें कहते हैं पीएस, मतलब प्राइमरी क्षेत्र में, प्राइमरी विद्यालयों में या प्राथमिक विद्यालयों में मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन्हें हम देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु में कहा गया है कि राज्य की भाषा या राजभाषा बनाने का अधिकार किसको होता है? पूछा जाए राज्य की राजभाषा बनाने का अधिकार किसको होता है? तो राज्य विधानमंडल कहाँ होते हैं? राज्य में होते हैं। राज्य विधानमंडल कहाँ होते हैं? राज्य में होते हैं। पूछा जाए जम्मू कश्मीर की राजभाषा, राजकाज की भाषा क्या है? तो उर्दू है। राजकाज की भाषा जिसे हम कहते हैं राजकीय भाषा, क्या कहते हैं? राजकीय भाषा कहते हैं, राजकीय भाषा। जम्मू कश्मीर की राजकीय भाषा क्या है? उर्दू है। जम्मू कश्मीर की राजकीय भाषा क्या है? उर्दू है। अब आपसे पूछा जाए कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं? पूछा जाए भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जिनमें हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? 9 राज्यों की संख्या कितनी है? 9 है, जिन्हें क्या घोषित किया गया है? राजभाषा घोषित किया गया है। तो 8 क्या है? 8 राज्य हैं, 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित राज्य है जिसे कहा जाता है दिल्ली। तो दिल्ली की पूछी जाए राजकीय भाषा क्या है? हिंदी है। दिल्ली की राजकीय भाषा क्या है? हिंदी है। तो टोटल कितने राज्य हैं जिनकी हिंदी मतलब राजकीय भाषा है? 9 राज्यों की हिंदी राजकीय भाषा है। पूछा जाए विश्व में हिंदी का चौथा स्थान है? विश्व में हिंदी का चौथा स्थान है, तो विश्व में हिंदी का चौथा स्थान है। भारत में पूछी जाए बोलने का प्रतिशत कितना? हिंदी का बोलने का प्रतिशत कितना है? 46% हिंदी भारत में बोली जाती है। संसदीय राज्यभाषा समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 30 है। तो राजकीय संसदीय राजभाषा समिति कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 30 है। तो इस तरीके से विश्व में हिंदी का स्थान चौथा है। और फिर पूछा जाए भारत में बोलने के आधार पर कितनी प्रतिशत हिंदी बोली जाती है, कितने लोग हिंदी को बोलते हैं। फिर देखते हैं लिपि, हिंदी की लिपि क्या है? हिंदी की लिपि क्या है? तो हिंदी की लिपि है देवनागरी लिपि, जिसका लिपि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? लिपि का अगर पूछा जाए शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो वर्ण लिखने की कला। क्या कहते हैं? लिपि का शाब्दिक अर्थ होता है वर्ण लिखने की कला। तो याद रहेगा कि वर्ण लिखने की कला को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। हिंदी की लिपि क्या नाम है? देवनागरी लिपि। तो पूछा जाए हिंदी किस लिपि की भाषा है? तो देवनागरी लिपि की भाषा है। देवनागरी लिपि का विकास किस तरीके से हुआ है? तो देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मणी लिपि से हुआ है। किससे हुआ है? ब्राह्मणी लिपि। ब्राह्मणी लिपि के बाद परिवर्तित हुई तो गुप्त लिपि नाम दिया गया, और गुप्त लिपि के बाद में नाम इसका पड़ गया नागरी लिपि, और उसके बाद में क्या नाम पड़ गया? देवनागरी लिपि। अगर आपसे पूछा जाए देवनागरी लिपि का सबसे पहले जन्म कहाँ हुआ, तो देवनागरी लिपि का सबसे पहले कहाँ हुआ? गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। पूछा जाए किस राजा के द्वारा किया गया था? राजा जयभट्ट द्वारा। राजा जयभट्ट द्वारा। तो याद रहेगा कि देवनागरी लिपि का जन्म कहाँ हुआ? गुजरात में हुआ। किस राजा के द्वारा किया गया था? तो राजा जयभट्ट के द्वारा देवनागरी लिपि का निर्माण किया गया था। तो इस तरीके से ध्यान रखना कि देवनागरी लिपि का निर्माण किस तरीके से, पहले ब्राह्मणी लिपि, उसके बाद गुप्त लिपि, उसके बाद नागरी लिपि, उसके बाद देवनागरी लिपि होती है। लिपि को क्या कहते हैं? वर्ण लिखने की कला को देवनागरी लिपि कहते हैं। देवनागरी लिपि से संबंधित कुछ बिंदु पढ़ने हैं। देवनागरी लिपि से संबंधित कुछ बिंदु पूछा जाए देवनागरी लिपि का उद्गम किससे हुआ है, या देवनागरी लिपि का निर्माण किससे हुआ है? तो उत्तर ब्राह्मणी लिपि। देखो ब्राह्मणी लिपि से क्या हुआ? निर्माण हुआ। इसके भी 2 भेद होते हैं, एक उत्तरी होती है, एक पूर्व होती है। तो इस तरीके से किससे हुआ है?
उत्तरी ब्राह्मणी लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि को वैज्ञानिक लिपि भी कहते हैं। तो देवनागरी लिपि का दूसरा नाम क्या है? वैज्ञानिक लिपि भी कहते हैं। देवनागरी लिपि बाएं से दाएं तरफ लिखी जाती है और बल्कि फारसी या उर्दू दाएं से बाएं तरफ लिखी जाती है। तो पूछी जाए उर्दू कैसे लिखी जाती है? दाएं से बाएं तरफ लिखी जाती है। और बल्कि हिंदी या देवनागरी लिपि किस माध्यम से किस तरीके से लिखी जाती है? बाएं से दाएं तरफ लिखी जाती है। तो पूछा जाए कि देवनागरी लिपि का जन्म या उद्गम किससे हुआ है? तो उत्तर ब्राह्मणी लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि का निर्माण गुजरात के राजा जयभट्ट के द्वारा किया गया था। तो देवनागरी लिपि का निर्माण कहाँ से हुआ? गुजरात से हुआ। किसके द्वारा? राजा जयभट्ट के द्वारा। देवनागरी लिपि को लोकनागरी लिपि भी कहते हैं। अभी एक इससे पहले बताया कि वैज्ञानिक लिपि भी कहते हैं, लोकनागरी लिपि भी कहते हैं। देवनागरी लिपि को इस तरीके से अगर पूछे जाए देवनागरी लिपि का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। कहाँ? गुजरात में हुआ। किसके द्वारा हुआ था? राजा जयभट्ट के द्वारा हुआ था। देवनागरी लिपि का शाब्दिक अर्थ होता है वर्ण लिखने की कला। श्याम सुंदर ने बताया कि प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर नासिक होगा। अगर हम जब वर्णमाला पढ़ते हैं उसमें 5 वर्ग होते हैं जिन्हें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। टोटल 25 वर्ण होते हैं। तो उसमें बताया कि प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर क्या होगा? नासिक होगा। अंग भी क्या होता है? नासिक होता है। देवनागरी संस्कृत की मूलतः लिपि है। तो देवनागरी लिपि किसकी है? संस्कृत की मूलतः लिपि है। गोरख प्रसाद ने कहा है कि मात्राओं को व्यंजन के दाहिनी तरफ का सुझाव दिया जाता है। जैसे अगर हम लोग लिखते हैं या जिसे का में छुट्टी की मात्रा लगी है, जब हम का से छुट्टी की मात्रा को अलग करते हैं तो का इस तरीके से लिखते हैं और यहाँ पे क्या लग जाएगा? हलंत लग जाएगा। तो ये जब मात्रा व्यंजन से अलग करते हैं तो हमेशा अपने व्यंजन के दाएं तरफ इसका अलग करने पर दाईं तरफ इसका उच्चारण होता है। तो वही गोरख प्रसाद ने बताया कि मात्राओं को व्यंजन की दाहिनी तरफ का सुझाव दिया गया है। जब व्यंजन से मात्रा को अलग करते हैं तो अपने के दाहिनी तरफ परिवर्तित हो जाती है। देवनागरी लिपि को अक्षरात्मक लिपि भी कहते हैं। और इसके बाद क्या नाम दिया? वैज्ञानिक लिपि भी कहते हैं। लोकनागरी लिपि भी किसको? देवनागरी लिपि को कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे भाषा से संबंधित है अनुसूची जितना आज पढ़ रहा है हिंदी भाषा से संबंधित भाग 17 पढ़ा, जिसे राजभाषा कहा जाता है। राजभाषा भी क्या किससे संबंधित है? भाषा से संबंधित है। भाग कौन सा है? 17 है। पूछा जाए आर्टिकल कहाँ से? 343 से 351 तक बात की गई है। पूछा जाए 343 का 1, 343 के 1 में कहा गया है कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी। और 350 1 में क्या कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी में या मातृभाषा में क्या दिया जाएगा? प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। अगली बात है कि अनुसूची किससे संबंधित है? अनुसूची 8 पूछी जाए किससे संबंधित है? अनुसूची 8 भाषा से संबंधित है। जो प्रारंभ में इसमें कितनी भाषाओं का वर्ण किया गया था? 14 भाषाएं थीं। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। और इस माध्यम से कई क्या हुए हैं? इसमें संशोधन हुए हैं। 3 बार संशोधन के माध्यम से अब इसमें वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। तो पूछा जाए कि अनुसूची 8 में पहले कितनी भाषाएं थीं? 14 थी। पूछा जाए कि अनुसूची 8 में पहले कितनी भाषाएं थीं? 14 भाषाएं थी। वर्तमान में कितनी हैं? 22 हैं। अनुसूची 8 किससे संबंधित है? तो अनुसूची 8 भाषा से संबंधित है। अनुसूची 8 में संशोधन कब और किस तारीख को किए गए थे तो वो आज हम पढ़ेंगे। तो अनुसूची पूछा जाए अनुसूची 8 में पहला संशोधन कब किया गया था? तो 21वां संविधान संशोधन 1967। तो पूछा जाए कि अनुसूची 8 में पहला संशोधन कब किया गया था? तो 21वां संविधान संशोधन 1967। इसमें एक भाषा जोड़ी गई थी सिंधी। कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। इसके बाद दूसरा संविधान संशोधन हुआ 71वां संविधान संशोधन 1992। इसमें
कितनी भाषाएं जोड़ी गई? 3 भाषाएं जोड़ी गई। इसे हम ट्रिक के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। ये ट्रिक है नमक। नमक से होता है, ना से होता है नेपाली, ना से क्या होता है? नेपाली। माँ से होता है मणिपुरी, माँ से मणिपुरी होता है, और का से होता है कोकड़ी। तो पूछा जाए कि दूसरा 8वीं अनुसूची में दूसरा संविधान संशोधन कब हुआ था और कौथवा संविधान संशोधन था? 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गई। जो कौन कौन सी भाषाएं थीं, जिसे हम नमक के माध्यम, नमक ट्रिक है इसके माध्यम से पढ़ सकते हैं, कोकड़ी, मणिपुरी और नेपाली। इसके बाद अगला जो संविधान संशोधन हुआ था, ये ट्रिक भी लिखी हुई है, इसे नोट कर सकते हैं। अगला हुआ था 52वां संविधान संशोधन 2003 में। कब हुआ था? 52वां संविधान संशोधन 2003। इसमें भी क्या जोड़ा गया? 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। कितनी भाषाएं जोड़ी गई? 4 भाषाएं जोड़ी गई। तो आपसे पूछा जाए 71वां 1992 में कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी? तो 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन कौन से? एक नेपाली जोड़ी गई थी, एक मणिपुरी जोड़ी गई थी और एक कोकड़ी जोड़ी गई थी, जिसे हमने ट्रिक के माध्यम में बताया था, नमक कहा था। क्या? नमक के माध्यम से आप लोग याद कर सकते हैं, नेपाली, मणिपुरी, कोकड़ी। इसे भी एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे कि 52वां संविधान संशोधन 2003 में कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी? 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। या इस तरीके से पढ़ेंगे SDMB। क्या पढ़ेंगे? SDMB। यस से संथाली, D से डोगरी, M से मैथिली, V से बोडो। तो ये पूछा जाए कि 52वां संविधान संशोधन 2003 में कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी? 4 जोड़ी गई थी। पूछा जाए आपसे पहला संविधान संशोधन जो अनुसूची 8 में हुआ था, उसमें कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी? तो उसमें एक भाषा कौन सी? सिंधी जोड़ी गई थी। तो दूसरा जब हुआ था तो 71वां 1992 हुआ था, उसमें कितनी भाषाएं? 3 जोड़ी गई। नमक, जिसे हम नमक के माध्यम से याद कर सकते हैं, नेपाली, कोकड़ी और मणिपुरी। फिर बाद में 52वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें संथाली, डोगरी और मैथिली और बोडो, इस माध्यम से हम मतलब सभी भाषाएं याद कर सकते हैं। अब पूछा जाए वर्तमान में कितनी अनुसूची 8 में कितनी भाषाएं हैं? तो कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। पहले कितनी भाषाएं थीं? तो पहले 14 भाषाएं थीं। अनुसूची 8 किससे संबंधित है? तो अनुसूची 8 भाषा से संबंधित है। पूछा जाए भाग 17 किससे संबंधित है? भाग 17 राजभाषा से संबंधित है। पूछा जाए भाग 17 के आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? तो 343 से 351 तक है। पूछा जाए 350 के ए में क्या कहा गया है? ये बताया गया कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी। 351 के 343 के 1 में कहा गया कि भारत की राजभाषा क्या होगी? हिंदी होगी। अब आपसे पूछेगा राजभाषा किसे कहते हैं? तो राजकाज की भाषा राजभाषा कहते हैं। और पूछा है राज्य में संबंधित, राजभाषा से संबंधित कोई भी कानून कौन बनाएगा? राज्य विधानमंडल बनाएगा। और उत्तर ऐसा कौन सा मंडल? जम्मू कश्मीर है, जिसकी राजकीय भाषा उर्दू है। तो आप लोग लिपि से भी संबंधित क्वेश्चन बता सकते हैं कि लिपि को क्या कहते हैं? वैज्ञानिक लिपि भी कहते हैं, अक्षरात्मक लिपि भी कहते हैं, लोक नागरी लिपि भी कहते हैं। और लिपि का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। किस राजा के द्वारा किया गया था? राजा जयभट्ट के द्वारा किया गया था। और देवनागरी लिपि किधर से किधर को लिखी जाती है? देवनागरी लिपि बाएं से दाएं तरफ लिखी जाती है। देवनागरी लिपि दाएं से बाएं तरफ